Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी विश्लेषण लाते रहें, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, और हमारी पेड मेंबरशिप से जुड़कर हमें सहयोग जरूर करें। तो आज हम किस पर बात करने वाले हैं? आज हम कक्षा 10 की लोकतांत्रिक राजनीति की एनसीईआरटी पुस्तक के एक बहुत ही बुनियादी अध्याय पर एक गहरी नजर डालेंगे। अध्याय 4, लिंग, धर्म और जाति। एग्जैक्टली। और देखिए, यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर कोई जानता है कि ये 3 शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। हाँ, ये भारतीय समाज और राजनीति की बुनियाद है। सही कहा। लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ इस चैप्टर को दोहराना नहीं है, हम एक सवाल का जवाब खोजेंगे। अच्छा? जब एक भारतीय नागरिक वोट डालने जाता है तो वो अपने साथ कई पहचाने लेकर जाता है, उसका लिंग, उसका धर्म, उसकी जाति। तो ये पहचाने आपस में कैसे टकराती हैं और राजनीति इनका इस्तेमाल कैसे करती है। हाँ, और ये सब मिलकर हमारे लोकतंत्र का भविष्य कैसे तय करते हैं। ये वो समझ है जो आपको मेंस के उत्तर लिखने में मदद करेगी। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं उस पहचान से जो हम सब के साथ जुड़ी है, लिंग। जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो किताब की शुरुआत होती है श्रम के लैंगिक विभाजन या सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से। मतलब ये जो सोच है कि घर के काम औरतें करेंगी और बाहर के काम मर्द। और इसे इतना नेचुरल मान लिया गया है ना। बिल्कुल, जैसे ये कोई जैविक सच्चाई हो। हम इस पर सवाल भी नहीं उठाते। जबकि किताब इसी बात पर जोर देती है कि ये प्राकृतिक नहीं, सामाजिक है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू काम, खाना बनाना, सफाई, बच्चों की देखभाल, इनको काम ही नहीं माना जाता। मतलब उनकी कोई आर्थिक कीमत नहीं लगाई जाती। कोई कीमत नहीं, कोई पहचान नहीं। और मजे की बात देखिए, जब वही काम कोई पुरुष पैसे लेके करता है, जैसे कोई शेफ या कोई टेलर, तो उसे बड़ा सम्मान मिलता है। एग्जैक्टली। तो ये विभाजन प्राकृतिक कैसे हुआ? सही बात है। और इसी का नतीजा शायद हमें राजनीति में भी देखने को मिलता है। आबादी में लगभग आधा हिस्सा होने के बावजूद राजनीति में महिलाओं की भागीदारी इतनी कम क्यों है? ये एक सीधी रेखा है। अगर घर के फैसलों में आपकी आवाज को अहमियत नहीं मिलेगी, तो देश के फैसलों में आपकी आवाज कैसे सुनी जाएगी? इसी सोच को बदलने के लिए तो दुनिया भर में नारीवादी आंदोलन या फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हुए। और इन आंदोलनों का मकसद सिर्फ वोट का अधिकार लेना नहीं था, जैसा कई लोग सोचते हैं। बिल्कुल नहीं। इनका असली मकसद था व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी लाना। शिक्षा, करियर, संपत्ति पर अधिकार, ये सब उसी संघर्ष का नतीजा है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो किताब में दिए गए आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। हाँ। जैसे साक्षरता दर को ही ले लीजिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक पुरुषों में ये 82% से ज्यादा है और महिलाओं में सिर्फ 65%। ये तो सीधे सीधे अवसरों की असमानता है। बहुत बड़ा गैप है। और ये अंतर सिर्फ शिक्षा तक नहीं रुकता, इसका सीधा असर आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। समान काम के लिए असमान वेतन का सिद्धांत भले ही हमारे संविधान में हो। हाँ, लेकिन हकीकत में आज भी ज्यादातर क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन मिलता है। और किताब में एक और आंकड़ा है जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है, गिरता हुआ बाल लिंगानुपात। ओह हाँ। कई राज्यों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 850 या 800 से भी नीचे चली गई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। नहीं, ये समाज की उस मानसिकता को दिखाता है जो बेटियों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देना चाहती है। और इन सब के ऊपर है महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा। उत्पीड़न, शोषण, घरेलू हिंसा। सही कहा। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां महिलाएं आज भी, आप कह सकते हैं, दोयम दर्जे की नागरिक हैं। और यही तस्वीर हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी साफ साफ दिखाई देती है। लोकसभा में महिला सांसदों का अनुपात आज तक कभी 12% के पार नहीं गया है। और राज्यों की विधानसभाओं में तो हालत और भी खराब है। वहां ये 5% से भी कम है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? किताब आरक्षण का एक रास्ता सुझाती है। हाँ, स्थानीय निकायों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में जहां 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और इसके नतीजे भी दिखे हैं। आज देश में 10 लाख से ज्यादा चुनी हुए महिला प्रतिनिधि हैं। जमीनी स्तर पर ये एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है।
जब यही आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में लागू करने वाला विधेयक आता है तो वो 1 दशक से भी ज्यादा समय से अटका हुआ है। हाँ, यहाँ एक गहरा विरोधाभास है। जो पुरुष प्रधान राजनीतिक व्यवस्था महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कमी की वजह है, वही व्यवस्था उस कानून को पास होने से रोक रही है जो इस कमी को दूर कर सकता है। एग्जैक्टली ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे पावर स्ट्रक्चर खुद को बनाए रखने की कोशिश करता है। यूपीएससी के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो हमने देखा कि लिंग की पहचान कैसे राजनीति में बराबरी के संघर्ष को जन्म देती है, लेकिन जब पहचान का आधार धर्म हो तो राजनीति और भी जटिल और विस्फोटक हो जाती है। बिल्कुल। ये हमें हमारी चर्चा के दूसरे हिस्से पर लाता है, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। आज के माहौल में ये वाक्य सुनने में थोड़ा खतरनाक लग सकता है। हाँ, लग सकता है, लेकिन उनका मतलब समझना बहुत जरूरी है। गांधी जी जब धर्म की बात करते थे तो उनका मतलब था नैतिक मूल्य, प्रिंसिपल्स, जैसे सत्य, अहिंसा, जो सभी धर्मों की बुनियाद हैं। हाँ, वो चाहते थे कि राजनीति इन नैतिक मूल्यों पर चले। इसके ठीक उलट सांप्रदायिक सोच तब शुरू होती है जब आप किसी एक धर्म को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं और उसे राष्ट्र का आधार बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, यहीं से सारा खतरा शुरू होता है। किताब कहती है कि सांप्रदायिक सोच की कुछ बुनियादी मान्यताएं होती हैं। पहली ये कि एक धर्म को मानने वाले सभी लोगों के हित एक जैसे होते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? वही तो, एक गरीब मजदूर जो हिंदू है और एक अमीर उद्योगपति जो हिंदू है, क्या उन दोनों के सामाजिक और आर्थिक हित एक जैसे हो सकते हैं? कभी नहीं। और यही सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा झूठ है। सांप्रदायिक राजनीति जानबूझकर लोगों की दूसरी पहचानों को नजरअंदाज करती है, जैसे उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी जाति, उनका क्षेत्र। हाँ, वो आपकी 1000 पहचानों को मिटाकर सिर्फ एक पहचान को सबसे बड़ा बना देती है, आपका धर्म। इसका मकसद ही लोगों को उनकी साझा समस्याओं से भटकाना होता है। और राजनीति में इसके कई रूप दिखाई देते हैं। ये सिर्फ बंगों तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत तो हमारी रोजमर्रा के जीवन में धार्मिक पूर्वाग्रहों और सुनी सुनाई बातों से होती है। फिर ये राजनीतिक लामबंदी का रूप ले लेती है। हाँ, बहुसंख्यक समुदाय में ये बहुसंख्यकवाद बन जाता है। मतलब ये सोच कि देश पर सिर्फ हमारा हक है, और अल्पसंख्यक समुदाय में ये डर पैदा करता है। फिर नेता लोग धार्मिक प्रतीकों, गुरुओं और भावनात्मक नारों का इस्तेमाल करके वोट बटोरते हैं। और जब ये सोच अपने चरम पर पहुंचती है तो इसका नतीजा सांप्रदायिक हिंसा, दंगे और नरसंहार के रूप में सामने आता है। तो इस जबरदस्त चुनौती से निपटने के लिए भारतीय संविधान ने हमें क्या रास्ता दिखाया है? धर्मनिरपेक्ष राज्य या सेक्युलर स्टेट का मॉडल। राइट। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल पश्चिमी देशों से थोड़ा अलग और अनोखा है। पहली बात, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों से एक समान दूरी बनाए रखेगा। दूसरी, हर नागरिक को किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की आजादी है। लेकिन तीसरी और सबसे खास बात वो क्या है? कि भारतीय राज्य जरूरत पड़ने पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकता है। हस्तक्षेप, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर किसी धर्म के नाम पे भेदभाव या अन्याय हो रहा है तो राज्य चुप नहीं बैठेगा। अच्छा, जैसे छुआछूत पर प्रतिबंध। एग्जैक्टली, जो एक धार्मिक मान्यता से जुड़ी प्रथा थी। यह दिखाता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ धर्म और राजनीति को अलग करना नहीं है, बल्कि इस सभी धार्मिक समुदायों के भीतर समानता और न्याय सुनिश्चित करना भी है। हाँ, ये बारीक अंतर समझना मेंस के उत्तरों के लिए बहुत जरूरी है। हमने लिंग और धर्म की बात की, लेकिन भारतीय राजनीति की एक और परत है जो शायद सबसे ज्यादा जटिल है और खास तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाई जाती है। जाति। हाँ, ये हमें हमारे तीसरे और अंतिम विषय पर लाती है, जाति और राजनीति। ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे दिलचस्प पहलू है। जाति व्यवस्था की बुनियाद थी वंशानुगत पेशा और सामाजिक हायरार्की, मतलब ऊंच नीच। हाँ, जिसमें कुछ जातियों को ऊंचा और बहुतों को नीचा या अछूत समझा जाता था। ज्योतिबा फूले, अंबेडकर, पेरियार जैसे समाज सुधारकों ने इसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। बिल्कुल, लेकिन जब देश आजाद हुआ और एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू हुआ तो अचानक से सारा खेल बदल गया। कैसे? अब हर वोट की कीमत बराबर हो गई, चाहे वो किसी भी जाति के व्यक्ति का हो। अच्छा।
इसने राजनीतिक दलों को मजबूर कर दिया कि वे उन जातियों तक भी जाएं जिन्हें सदियों से समाज में सबसे नीचे रखा गया था। सत्ता तक पहुंचने के लिए अब उनका समर्थन हासिल करना जरूरी हो गया। तो इसने दलित और पिछड़ी जातियों के लिए राजनीति में अपनी जगह बनाने का एक रास्ता खोल दिया। हाँ, और इसका सबसे सीधा असर तो हम उम्मीदवार चुनते समय देखते हैं। पार्टियां किसी भी चुनाव क्षेत्र का जातीय समीकरण देखकर ही टिकट देती हैं ना? देती हैं, लेकिन किताब कहती है कि कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। सिर्फ जाति के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। ऐसा क्यों? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, देश की किसी भी एक संसदीय सीट पर किसी एक जाति का बहुमत नहीं है। अच्छा, तो जीतने के लिए आपको कई जातियों और समुदायों को मिलाकर एक गठबंधन बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरा, वोटर्स भी अब पहले से ज्यादा जागरूक हैं। वो सिर्फ अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट नहीं देते, वो पार्टी की विचारधारा, नेता की छवि और सरकार के कामकाज को भी देखते हैं। सही कहा। और यहाँ किताब एक बहुत ही कमाल की बात बताती है, जो शायद इस पूरे अध्याय का सबसे गहरा इंसाइट है। कौन सी? वो ये कि सिर्फ जाति राजनीति को प्रभावित नहीं करती, बल्कि राजनीति भी जाति को बदल देती है। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जाति अब सिर्फ एक सामाजिक सच्चाई नहीं रही, ये एक राजनीतिक हथियार बन रही है। जातियां खुद को राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए अपनी सीमाओं को बड़ा करती हैं। कई उपजातियां जिनके हित एक जैसे होते हैं, वो एक साथ मिलकर एक बड़ा समूह बना लेती हैं, ताकि उनकी मोल तोल करने की ताकत बढ़ जाए। बिल्कुल। राजनीति में पिछड़ा और अग्राड़ा जैसी नई श्रेणियां इसी का नतीजा है। ये श्रेणियां समाज में पहले मौजूद नहीं थीं, ये राजनीति की देन है। तो कुल मिलाकर राजनीति में जाति एक दो-धारी तलवार है। आप बिल्कुल सही कह सकते हैं। एक तरफ जातिवाद समाज में तनाव और टकराव पैदा कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र में यही जातिगत चेतना हाशिए पर पड़े दलित और ओबीसी समुदायों के लिए सत्ता में हिस्सेदारी और सम्मान पाने का सबसे बड़ा जरिया भी बनी है। भारतीय लोकतंत्र में जाति की इस दोहरी भूमिका के विरोधाभास को समझना ही असल विश्लेषण है। तो इस पूरी चर्चा का क्या मतलब निकलता है? आज की बातचीत से जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि लिंग, धर्म और जाति सिर्फ सामाजिक श्रेणियां नहीं है। नहीं, ये वो जिंदा पहचाने हैं जिनके साथ राजनीति हर पल संवाद करती है, उन्हें बदलती है, उनका इस्तेमाल करती है और कभी-कभी उन्हें सशक्त भी करती है। ये स्थिर नहीं है, ये गतिशील हैं। बिल्कुल। और अंत में एक विचार। ये किताब हमें बताती है कि इन विभाजनों से लोकतंत्र को खतरा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र ही इन विभिन्नताओं को अपने में समेटने का सबसे अच्छा तरीका भी है। मतलब राजनीति में जब कोई समूह अपनी पहचान के आधार पर मांग रखता है, तो ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा गलत हो। ये इस बात का संकेत है कि हाशिए पर पड़े समूह अब चुप नहीं है, वे अपना हक मांग रहे हैं। हाँ, असली चुनौती इन मांगों को इस तरह से संभालने में है कि वे हिंसक ना बने और देश की एकता को कमजोर ना करें। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरूर। इस किताब में बताया गया है कि राजनीति इन सामाजिक विभाजनों को कैसे प्रभावित करती है, लेकिन अब आप सोचिए, 21वीं सदी में बदलती हुई अर्थव्यवस्था, शहरीकरण और सोशल मीडिया जैसी ताकतें जो हमारे पुराने सामाजिक ढांचों को तोड़ रही हैं, हाँ, वो भविष्य में लिंग, धर्म और जाति की राजनीतिक भूमिका को कैसे एक नया आकार देंगी। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इस पर सोचिएगा, और अगर आप इस तरह के गहन विश्लेषण को जारी रखना चाहते हैं तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी पेड मेंबरशिप से जुड़कर हमें समर्थन देना ना भूलें। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.